नमस्ते जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है सभी लोगों का। शिवानी मौर्य जी हैं, मनुभा जी हैं, प्रियंका हैं, वर्षा हैं, अमित कुमार जी हैं, रमाकांत जी हैं, रेखा सरोज हैं, अर्जुन सिंह हैं, अनुपम दुबे हैं, ट्विंकल सैनी हैं, अभिषेक हैं, कामिनी हैं, वसुंधरा सिंह हैं, गौरव दुबे हैं, सूरज हैं, ऋतु मिश्रा हैं, अर्चना तोमर जी हैं, ध्रुव हैं, सागर हैं और शुभम कुमार जी हैं, अशोक कुमार हैं, कमल जी हैं। चलिए जी, नमस्ते। ठीक है, बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए, सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, सर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, आज वास्तव में भारत सरकार उसके चित्र को पढ़ेंगे। आज जाके मजा आया है और इतने दिनों से प्रस्ताव में चल रही थी, लेकिन अच्छी बात है हमने अपने संविधान के नीचे को भी जाना, प्रतिष्ठा जाना, ठीक है, अपनी समानता को जाना, हमने स्वतंत्रता को जाना, न्याय को जाना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें जाने, बहुत मजा आया। और इन 2-3 क्लासेस में जो पिछली क्लासेस रहीं, जिसमें स्पेसिफिकली भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ा, वो सारी चीजें जानी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब मैंने बोला कि इन पॉइंट्स को आप लिख लो, है ना? मैं बोलूंगा इन पॉइंट्स को आप लिख लो, तो उन्हें आप लिख लीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पे मैंने मैसेज देखा था, एक बच्ची बोल रही थी, सब लिख नहीं पाते हैं, हमें भी प्रेशर है, हमें पता नहीं चलता, तो मेरे बच्चे को कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर जैसे आप नहीं हिम्मत कर पा रही हैं सुन के लिखने की, अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप सुन के भी लिख सकें, उन चीजों को छोड़ो आप, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है ना, जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, ठीक है, वो मैंने आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए सब कुछ लिख दिया है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं और इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हमें खुद से लिखना होता है और ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान भी होती है ना जी? ये बस बचना आप इस बात को, अभी एक्चुअली आप लोग छोटे हैं ना, दिक्कत ये है, छोटे हैं, आपको पढ़ाया कैसे गया है अभी, ठीक है, आप पढ़ भी रहे हैं, हर एक पॉइंट लिख के, ठीक है, अगर किसी बड़े प्रोफेसर वगैरह का लेक्चर लेंगे तो वो ऐसे लिखते थोड़ी नहीं है, ठीक है, वो तो कहानी में सारी चीजों को बताते चले जाते हैं। अब वो वहां पे स्टूडेंट डिपेंड करता है, स्टूडेंट कहानी को सुनेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ और साथ ही साथ में कलम चलाते हुए भी चले। इसकी हमें मदद करनी पड़ेगी, ये आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, जब कोई एफआईआर लिखवाने आएगा और आप थाने में बैठे हुए दरोगा जी, ठीक है, तो आप एस नोट में 1 मिनट रुको, ठीक है, वो बोलते चला जाएगा, आप सारे पहलुओं को लिखते चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, आइए तो प्रज्ञान बैच है, ठीक है, और प्रज्ञान बैच में विषय है आपका राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और ठीक है, चलिए, हैंग हो गया बेटा, सिस्टम हैंग, सिस्टम हैंग हो गया। राज्य व्यवस्था और आपके जो ट्विटर का नाम है वो है दिग्विजय। चलो, अरे बाप रे, इतना बड़ा कर दिया दिग्विजय। ठीक है जी, दिग्विजय, आइए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत संघ और उसका चित्र। भारत संघ और उसका चित्र। ठीक है जी, आइए, ये हमारा टॉपिक है भारत संघ और उसका चित्र। सबसे पहले देखो एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। देखिए, एक टर्म है, इस टर्म का बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है और वो है भाई भारत का चित्र। भारत का चित्र, इस भारत के चित्र को बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का चित्र, इस भारत के चित्र को क्या बोलेंगे बेटा? सर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे बेटा, नौकरी करके छोड़ दी है, ठीक है, तैयारी नहीं कर रहे, बस समझ पाइए, वो अलग है, हल्के में ले लेते हो तुम लोग, क्योंकि अभी तक हम तो भारी हुए नहीं। ठीक है, तो तैयारी नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भी एस्पिरेंट हैं और टीचर भी है, ठीक है, नहीं, हम फुल टाइम टीचर हैं, बाय चॉइस टीचर हैं, ठीक है, इससे पहले एमएनसी में कंपनी एमएनसी में एक नौकरी करके आए थे, ठीक है, तो इसलिए अब फिलहाल ठीक है, आप लोगों की नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे भारत का चित्र। तो ये जो भारत का चित्र है, भारत के चित्र को हम दो भागों में बांटेंगे भारत के चित्र को। एक होता है राज्यों का चित्र, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राज्यों का चित्र, और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य चित्र। मेरे प्यारे भैया, तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, सभी लोग बहुत बढ़िया से कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के चित्र के बारे में बात की जाएगी, तो भारत का जो चित्र होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम शामिल करेंगे राज्यों का चित्र। भैया 28 राज्य हैं, उन 28 के 28 राज्यों के चित्र को सम्मिलित रूप से हम राज्यों का चित्र कहेंगे और 8 संघ राज्य चित्र है, 8 संघ राज्य चित्र है, तो वो जो 8 संघ राज्य चित्र है, 8 संघ राज्य चित्र को सम्मिलित रूप से हम संघ राज्य चित्र कहेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो ये जो भारत का चित्र है, भारत के चित्र को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, भारत के चित्र को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सब आपका राज्यों का चित्र और दूसरा होता है संघ राज्य चित्र। राज्यों के चित्र के अंतर्गत हम 28 स्टेट को शामिल करेंगे, संघ राज्य चित्र के अंतर्गत हम 8 स्टेट को शामिल करेंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल कुल मिलाकर भारत का चित्र बनता है। ठीक है, आइए, अब सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम भारतीय संविधान के भाग 1 का ग्रेड्स करने जा रहे हैं। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेके 4 है भैया, ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेके 4 है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ समझ में आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 1 के बारे में बात करने से पहले आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है, ये क्या समझ में आया? तो ये बोलता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वाले लिख लेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत भैया राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब समझना, इंडिया अर्थात भारत मतलब एक ही देश के दो नामों की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? एक देश के दो नाम यूज किए गए ना, जैसे एक आपका घर का नाम होता है, एक आपका विद्यालय का नाम होता है ना, होते हैं दो नाम हमारे, तो ऐसे एक ही देश के यहाँ पर दो नाम, इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया नहीं है, इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, इसका सबसे पहला मतलब तो निकला, मतलब भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत राज्यों का एक संघ है, इसका मतलब भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। और ये संघीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है, देखो, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर शासन का संचालन करें, केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करें। लेकिन ध्यान करो कि हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया था, हमने कनाडा के संविधान से लिया था कि संघीय व्यवस्था तो होगी, लेकिन उस संघीय व्यवस्था में केंद्र शक्तिशाली होगा। भाई हमने ये लिया था कि संघीय व्यवस्था होगी, लेकिन उस संघीय व्यवस्था में शक्तिशाली कौन होगा? केंद्र होगा। तो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, केंद्र भी है, प्रांत भी है, लेकिन केंद्र अपने हिस्से का शासन कर रहा है, प्रांत अपने हिस्से का शासन कर रहा है। तो तुम्हारी शादी हो जाएगी दो बच्चे, तो तुम अपने हिस्से का काम करोगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे अपने हिस्से का काम करेगी। मेरे पास तो कामों का बंटवारा हो जाता है एक घर पे, लेकिन एक संस्था पे कामों की बंटवारी पर ही चलती है, चाहे वो घर जैसी संस्था हो, चाहे वो समाज जैसी संस्था हो, चाहे वो हमारी ये संस्था हो जिसमें हम भैया नौकरी कर रहे हैं, तो कोई भी संस्था चाहिए, लेकिन वो कामों की बंटवारी पर चलती है। ठीक है, ये बात समझ में? अब जब कामों की बंटवारी पर चलती है, तो भैया ये काम कैसे है? तो संपूर्ण भारत का प्रशासन केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर चलाएंगे, ठीक है, अपने अपने विषयों का कानूनों का निर्माण करेंगे और अपने विषयों का कानूनों को लागू करवाएंगे, कानून के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन इसमें शक्तिशाली कौन होगा? बताओ मुझे, इसमें शक्तिशाली कौन होगा? इस पूरी व्यवस्था में केंद्र ज्यादा मजबूत होगा या प्रांत ज्यादा मजबूत होगा? बताओ मुझे। तो इसमें भैया केंद्र शक्तिशाली होगा, तो केंद्र के शासन की व्यवस्था के लिए कनाडा से लिया है। चलिए, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अब यहाँ पर एक ही देश के दो नामों की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम इस मुद्दे को समझा लेते हैं कि भाई एक ही नाम के, ठीक है ना, एक ही देश के दो नाम क्यों? इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। देखो, हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा भैया एक दो तरह से निर्णय लेती थी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, ठीक है, कल सिविल सर्विसेज चैनल पर सुबह 10 बजे पॉलिटी की एक मैराथन होगी। पॉलिटी की उस मैराथन में जितने भी साथी विनायक 1.2 विनायक 2.0 से पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे आप लोग भी जो प्रज्ञान बैच के हैं, जो अभी जस्ट एडमिशन लिया है, तो पॉलिटी के कैसे प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के प्रश्नों का कैसा लेवल होना चाहिए, आप सुबह 10 बजे सिविल सर्विसेज चैनल पर आ सकते हैं।
लेकिन सिविल सर्विस चैनल पर आ सकते हैं, करो और वहां सिविल सर्विस चैनल पर आकर आप उन सारी चीजों को कंप्लीट क्वालिटी आप कर सकते हैं, तो किसी बात आपकी क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। तो इंडिया डेट भारत, इंडिया अर्थात भारत, ये बस बचिए सभी को, इंडिया अर्थात भारत, ये राज्यों का एक संघ होगा, ये बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे। तो एक ही देश के दो नामों की आवश्यकता क्या हुई, क्या पड़ी? तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बेटा संविधान सभा, ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा दो आधारों पर निर्णय करती थी, किन दो आधारों पर निर्णय करती थी मेरे प्यारे बच्चे संविधान सभा? एक सर्वसम्मति, दूसरा समायोजन। संविधान सभा दो आधारों पर निर्णय करती थी, तो हमारी संविधान सभा जिन दो आधारों पर निर्णय करती थी वह थे भैया जी, एक सर्वसम्मति और दूसरा था समायोजन, ठीक है, क्लियर है जी। अब सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति का मतलब जैसे संविधान सभा में हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको लेकर सवाल उठा, और जब सवाल उठा बहुत तीखी बहस हुई, संविधान सभा में कई मुद्दों पर बहुत तीखी बहस हुई, ठीक है, जैसे कि राज्यपाल वो केंद्र के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि होना चाहिए या फिर वो उस राज्य की जनता के द्वारा नियुक्त होना चाहिए और उस राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, खूब सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, जिन पर वोट भी डाले गए, आधे लोग के पक्ष में होते थे, आधे लोग पक्ष में होते थे, और फिर फाइनली निर्णय लिया जाता था। तो ऐसी संविधान सभा जब कोई भी निर्णय लेती थी तो संविधान सभा निर्णय बच्चे दो आधारों पर लेती थी, एक सर्वसम्मति और दूसरा समायोजन। सर्वसम्मति का मतलब है जैसे, ठीक, मैं आपसे पूछूं, ठीक, मैं आपसे पूछूं कि आपको मम्मी और पापा में से कौन ज्यादा पसंद है, और बाकी अभी इस क्लास में 6000 बच्चे हैं जो लाइव हैं, और 6000 बच्चों से पूछूं मम्मी और पापा में से आपको कौन ज्यादा पसंद है, तो कमेंट डालिए, 3000 लोग कहने लगे मम्मी और 3000 लोग कहने लगे पापा। तो इसका मतलब ये कि ना तो पापा ही बहुत अच्छे, ठीक, ना ही सबको मम्मी बहुत अच्छी लगी, ना ही सबको पापा बहुत अच्छे लगे, तो क्या करो, सर्वसम्मति नहीं बन पाई तो समायोजन कर लो, अगर लो समायोजन कर लो, ठीक है, और समायोजन करके लिख लो मम्मी और पापा दोनों अच्छे, ठीक है, बोलते थे ना जब बचपन में बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा एक बात बताओ पापा मम्मी में से कौन अच्छे हैं, तो स्मार्ट लड़का है, जो स्मार्ट बच्चा है, ठीक है, वो कहेगा कि दोनों ही अच्छे, क्योंकि पता है कि दोनों का अपना अपना भैया महत्व है उसके जीवन में। अगर मम्मी बोलती तो पापा नाराज हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं मिलेगा, पापा बोलती तो मम्मी नाराज हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, तो ये बड़ा बच्चा स्मार्ट बच्चा ठीक बोल देता है कि दोनों अच्छे, तो ये समायोजन है। ये क्या है, समायोजन है, जब सर्वसम्मति ना बन पाए और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां सर्वसम्मति बननी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, जब आपकी शादी हो जाएगी मैं आपसे पूछूं कि भाई आप एक बात बताओ, आप अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करते हो या अपनी मम्मी को, लेकिन दोनों के सामने पूछो, ऐसे नहीं पीछे पीछे फटाक से मम्मी बोल दोगे, है ना, कभी प्रूव नहीं करना चाहते तुम गुरु के गुलाम हो, तुम फटाक से बोल दोगे कि मम्मी अच्छी लगती है, मम्मी ने पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने घर में रखा, परेशानी दी, मम्मी बड़ा अच्छी है, लेकिन बेटा दोनों को खड़े करके पूछूंगा तो बोलेंगे नहीं बेटा दोनों ही अच्छे हैं, मम्मी भी बहुत प्यारी है और मेरी बीवी बहुत अच्छी है। यार मम्मी हमेशा प्यारी होती है भाई, मम्मी हमेशा प्यारी होती है, ठीक है, एक पत्नी का भी आपके जीवन में है, महत्व, कल को शादी हो जाएगी समझ में आएगा कि महत्व है, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं वास्तव में जहां पर जीवन साथी होना बहुत जरूरी होता है, वो आपके सुख का साथी होता है, दैट्स ओके, लेकिन मां माई होती है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे, ठीक है ना। मैं देखता हूं लोगों के स्टेटस, मुझे लोगों के स्टेटस में देखता हूं या फिर टीवी देखता हूं, कोई फोटो देखता हूं इंस्टाग्राम वगैरह, मुझे हंसी आती है और दिल की दुखता लिखते हैं कि मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक, या मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत महिला, एक चिन्ह वो डाला हुआ था कि सबसे प्यारी महिला, अपनी पत्नी को बोला तो वहां क्या है, अगर ये है तो सब कुछ नहीं, तो संविधान सभा सर्वसम्मति से समायोजन, यानी आशा ये है कि मुझे आपको समझाना था कि संविधान सभा में जब देश के नामों को लेकर मेरे बहस हुई, तो आधे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, बात समझ आइए, तो आधे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे देश का नाम क्या होना चाहिए, देश का नाम इंडिया होना चाहिए। अब इंडिया क्यों होना चाहिए, तो उनके अपने तर्क थे कि देश का नाम इंडिया इसलिए होना चाहिए, बेटा देश का नाम इंडिया इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है, संपूर्ण विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है भैया। तो जो लोग कह रहे थे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, उनका तर्क था, भाई तर्क तो बताओ ना, दोनों में से कौन अच्छा है, सारा अच्छा है, तो जो लोग चाहते थे देश का नाम इंडिया हो वो कह रहे थे भाई संपूर्ण विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन फर्स्ट, लेकिन यूएन में अभी जो यूनाइटेड नेशन बना है, यूएन में हमारे देश का नाम इंडिया है, यूएन में भी हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है, इंडिया, यूएन में भी हमारे देश का नाम इंडिया है। और तीसरा सबसे स्ट्रांग वर्जन ये था कि जितने भी समकालीन संधि समझौते हमारे विश्व के अन्य देशों के साथ हुए हैं वो सब इंडिया के नाम से हुए हैं, तो भाई इंडिया नाम का अपना महत्व है। और देखो अगर मैं आपको एक और बात बोलूं, ठीक है, इंडिया और भारत एक ही है भाई, आप कहेंगे सर देश तो एक ही नहीं भाई, लेकिन शब्दों का अर्थ भी एक ही है, शब्दों का अर्थ भी एक ही है। मैं बताऊं कि इंडिया और भारत का इतिहास क्या है, ठीक है, दोनों एक ही लैंग्वेज से निकले हुए हैं, बस अलग अलग लोगों ने इनका अपभ्रंश कर दिया, ठीक है, इंडिया बोल दिया दूसरे ने भारत बोल दिया, बस तीसरी बात है यार। लेकिन तो तीसरा जो पॉइंट है यूएन में हमारे देश का नाम इंडिया है, और तीसरा जो पॉइंट तीसरा है कि जितने भी तत्कालीन और उस समय जितने भी अन्य देशों के साथ हमारे संधि समझौते हुए थे, तत्कालीन संधि समझौते, अब जैसे आप कहेंगे कौन सा संधि समझौता हमने पुर्तगाल के साथ किया होगा, ठीक है, हमने पुर्तगाल के साथ लिए थे, हमने फ्रांसीसियों के साथ किया होगा, हमने फ्रांसीसियों के साथ लिए थे, हमने इंग्लैंड के साथ किया होगा, इंग्लैंड भारत स्वतंत्रता 1947 पारित किया होगा, बोलो हां, अरे बोलो ना यार, ये होंगे नहीं हमने, तो जो भी तत्कालीन संधि समझौते हुए वो भारत के नाम से थोड़ी नहीं हुए, वो इंडिया के नाम से हुए ना बाबू। तो जो इंडिया कह रहे थे, अब इंडिया के वाले कौन से लोग थे, ये वो सूट बूट वाले लोग थे संविधान सभा में, एक्चुअली भारत के थे, भारत की जमीन को केवल उतना ही जानते थे जितना कि कोई विदेशों में पढ़े थे, विदेशों में पढ़े लिखे बड़े हुए, लेकिन इनके पिताजी बड़े पैसे वाले थे, है ना। अब यहाँ संविधान सभा में आकर जो है ना वो लेकिन ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बात है, संविधान सभा में आके वो बता रहे हैं कि हमारे देश का नाम क्यों इंडिया होना चाहिए, ठीक है, ये है वो वाले लोग। तो तत्कालीन संधि समझौते भी इंडिया के नाम से हुए थे, तत्कालीन संधि समझौते भी इंडिया के नाम से हुए थे, इंडिया के नाम से हुए, जो तत्कालीन संधि समझौते हुए, ठीक है। अब दूसरा है कि इंडिया भारत क्यों होना चाहिए, ठीक है, हमारे देश का भारत क्यों होना चाहिए, तो आगे लोग ऐसे भी कहते भारत, एक बार हाथ खड़ी करवा लेते तो भी सोल्यूशन नहीं निकलता, क्यों, पीछे जाए, मान के चलिए ज्यादा लोग बोलते भारत, कम लोग बोलते थोड़े से इंडिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इमोशनल मुद्दे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनपे आप हाथ खड़ी करवा के डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। बोलो कुछ ऐसे इमोशनल मैटर होते हैं, कोई बात मैटर बीवी या मां, तो ठीक है मां बोल दो, लेकिन बीवी के सामने नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलो दूसरा मम्मी या पापा, लेकिन मैं सोचूं मम्मी या पापा, ये आप ऐसे हाथ खड़ी करके बोलते, दोनों का अपना है, दोनों चीजों को जो लोग चाहते हैं कि देश का भारत होना चाहिए, वो इसलिए चाहते थे कि जो हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति रही है, प्राचीन गौरवशाली संस्कृति जो हमारी रही है, जो हमारा वैभवशाली अतीत रहा है, प्राचीन गौरवशाली संस्कृति जो रही है बेटा, ठीक है, तो जो हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति रही है, जो हमारा वैभवशाली अतीत रहा है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए दोबारा से हमें उसकी याद तो आती है, कम से कम उसको स्मरण करते थे, मान रहे थे, तो इसलिए देश का भारत होना चाहिए, लेकिन आधे लोग इसलिए कह रहे थे भारत होना चाहिए, तो बेटा सर्वसम्मति से ये इमोशनल मामला था, निर्णय लिया गया, तो ये निर्णय किसके आधार पर लिया गया बोलेंगे, लेकिन सब लोग निर्णय किसके आधार पर लिया गया, समायोजन के आधार पर निर्णय लिया गया, बोलो किसके आधार पर लिया गया, समायोजन के आधार पर निर्णय लिया गया। अभी बस इंडिया इज सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, संघीय शासन व्यवस्था है, और संघीय शासन व्यवस्था ध्यान रखना केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को एक संभालते हैं, केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को संभालते हैं, चलाते हैं, लेकिन इस शासन व्यवस्था में मजबूत होने में आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आप कहेंगे साहब केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र मजबूत है, क्या इतना डीप पूछेगा, ऋषभ दुबे कह रहे हैं, ऋषभ पूछेगा ना पूछे, मेरा काम है पढ़ाना, बस समझ जाइए, अगर मुझे पता होता कि कितना पूछेगा कैसे पूछेगा, है ना, तो मैं तुम्हारे सामने पेपर निकाल देता पहले, इतना क्यों पढ़ाता मैं काम का, ठीक है बच्चे, आई बस में एक बार सब करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के लिए ये जो बेटा टैग है ना, देखो ये जो बेटा टैग है, ये टर्म है कि राज्यों का एक संघ होगा, ये जो टर्म है राज्यों का एक संघ होगा, इसका मतलब समझना, इसके दो मायने निकलते हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो सबसे पहले भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, बस समायोजन क्या होता है, ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि समायोजन क्या होता है, समायोजन का मतलब बेटा ठीक वैसे ही होता है, समायोजन मींस ठीक है, जब आप परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को ढाल लेते हो, समायोजित कर लेते हो, ठीक है, समायोजित कर लेते हो, जैसे हमारी बीवी बहुत निकलनी आ गई, तो फिर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि आपको इसी के साथ जीवन बिताना है, लेकिन और उसमें किसी के साथ बिताना है, तो भैया ठीक है, ठीक है ना, जितनी कलेश हो गया सब झेलेंगे, समायोजन आपने समायोजन कर लिया, ठीक है। और जैसा देखो ये समायोजन करता है कि तुम दिन को अगर कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, लेकिन समायोजन ये होता है समायोजन, ठीक है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसके दो मायने निकलते हैं, सबसे पहला कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है,
आगे बात समझ में? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है माना? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है बच्चे? लेकिन ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? तो भैया बिल्कुल ये बोल दिया गया कि ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि भारत विभिन्न राज्यों के बीच में किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। भारत विभिन्न राज्यों के बीच किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। और दूसरा, भारत संघ से किसी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड, भारत संघ से किसी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत संघ से अलग होने का, भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं बेटा कि कल को कोई राज्य मुंह उठा के कहेगा ठीक है भाई, लेकिन हम तो भारत संघ से अलग हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? कि हम तो भारत संघ से अलग हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। भैया आपकी वजह से मेरे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। थैंक यू ब्रो। ठीक है, चलो तो भैया भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं, इसका मतलब समझ लो। ऐसा नहीं करो कोई राज्य मुंह उठा के कहे हम तो भारत संघ से अलग हुए हैं। अबे कैसे अलग हो जाएगा बे? हैं? ऐसे कैसे अलग हो जाएगा? कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो अलग हो जाएगा भाई, कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो अलग हो जाएगा। तो इंडिया अर्थात भारत एक ही देश के दो नामों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्य कोई आदेश इंडिया आदेश भारत, इंडिया के वालों के अपने तक, भारत के वालों के अपने तक, तो इसलिए संविधान सभा दो आधारों पर निर्णय लेती है, सर्वसम्मति और समायोजन। बात नहीं बन पाई सर्वसम्मति से, तो हमने क्या बनाया? समायोजन। क्या बनाया? समायोजन। आगे भी बात समझ में? अच्छा, दूसरा, राज्यों का एक संघ होगा, तो हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसमें केंद्र शक्तिशाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत जो है, विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। भैया इस तरफ नहीं बताया बिल्कुल भी, विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। और दूसरा, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक है जी? चलिए, तो फिर सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्यों अलग हो गया? ठीक है ना? अबे बेवकूफ आदमी, एक बात बता, ठीक है? ऐसे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तो अलग होकर किसी और के साथ थोड़ी ना चले गए हैं? अलग होकर ऐसे थोड़ी नहीं कि अलग होकर ब्रेकअप कर लिया तो किसी और दूसरे देश में चले गए। ये तो भारत में ये राज्य बने हैं, ये अलग एक प्रांत बने हैं भाई, जिसको मैं आर्टिकल 2 में पढ़ाऊंगा अभी। आओ, ठीक है? अब इसके बाद आर्टिकल 1+3 है। आर्टिकल 1+3 में भारत के क्षेत्र की चर्चा की गई है। भारत का क्षेत्र जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, भारत का क्षेत्र। और भैया जो भारत का क्षेत्र है ना, देखो एक बात बता रहा हूँ तुम सबको, एक कान खोल कर सुन लो बहुत अच्छे से तुम सब लोग। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी बस की नहीं है, ठीक है? मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बस की नहीं है, कठिन है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर सकते हम, तो बेस्ट ऑप्शन है अभी तुम्हारे पास इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग जाओ, नाचने लग जाओ नचेंगे की तरह, या फिर दूसरा भैया कोई अपना ढील खरीद लो, पापा से स्पष्ट कह दो कि चाट पकौड़े लगाएंगे साहब, लेकिन जब जिंदगी जिएंगे ठीक भैया पानी बनाया करेंगे, भैया शॉट बनाया करेंगे, ठीक है? और एक गोलगप्पा फालतू दिया करेंगे भैया शॉट लगा के, बोल दो एकदम, ठीक है साहब, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? मोटिवेट सही बता रहा हूँ, और लगा के कर लोगे, कर ले जाओगे तो चुपचाप पड़ो यहाँ पर, ठीक है? चुपचाप पड़ो यहाँ पर। अब यहाँ पर भारत का क्षेत्र आर्टिकल 1+3 तो बोला है कि भारत का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में देखिए एक तो राज्यों का क्षेत्र शामिल है, ठीक है? तीन चीजें हैं भारत के क्षेत्र में, राज्यों का क्षेत्र शामिल है, राज्यों का क्षेत्र शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, और इसमें अर्जित क्षेत्र शामिल है। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है बेटा? अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? जो किसी से लिए जाए, जो किसी से ग्रहण किए जाए। आगे नहीं करें इधर गुरुजी, मेरा आपसे कहना है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा और उसके बाद आपको सोनाली बेंद्रे से जरूर मिलवाऊंगा। अरे भाई तुम सोनाली बेंद्रे के पीछे क्यों पड़ गए यार? ठीक है, यहाँ पर फोकस करो, ठीक है? ठीक है, आइए बस समझ में आर्टिकल 1, ठीक है? तो आर्टिकल 1+3 में क्या है? आर्टिकल 1+3 में भैया भारत का जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र ठीक है तीन चीजों से मिलकर बना है। भारत के क्षेत्र में, ठीक है? भारत के क्षेत्र में राज्यों का क्षेत्र होगा, भारत के क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र होगा, और भारत के क्षेत्र में अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे, तो ये बना है। अब आर्टिकल 2 पर आते हैं, आ जाओ भाई। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 का ओम स्वाहा करते हैं। आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद, अब समझना, अब किसी एक बच्चे का कमेंट नहीं आना चाहिए। अगर एक का भी कमेंट नहीं आया मैं समझ जाऊंगा तो सब सीरियस हो, जिसका भी आया तुरंत ब्लॉक करूंगा भाई साहब। सच्ची बात बता रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे, मेरी बात मानो यार, माना करो यार, इतनी बात माना करो, ठीक है? ये बात कह रहे हैं, पढ़ तो रहा हूँ, बस इतना बता दो क्लास से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा ना बेटा। ऐसी बात है कि जीवन की गारंटी कभी किसने नहीं दी। देखो अभी तुम अच्छे से क्लास ले रहे हो, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अगले पल तुम्हारे साथ क्या हो जाए। बस समझ में आ गया? हमारा काम केवल मेहनत करना होता है, अपने कर्म करना होता है पूरी ईमानदारी से। जितनी योग्यता क्षमता मुझमें है पढ़ाने की, समझाने की, उतने इंटरेस्टिंग वे में, इतने बोरियत से सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये जानते हो, मुझे पता है कि इस लेक्चर में, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है 3-4 साल 5 सालों का, जो पढ़ रहे हैं लगातार, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, फ्रेशर्स का भी मन रखने के लिए और उनको कैसे समझाया जा सकता है इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल 2 पर चलते हैं। आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ, क्या बोला गया? संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ, संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ। ठीक है, अब देखो निबंधन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस निबंधन, और शर्तों का मतलब क्या होता है बच्चे? कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, तो निबंधन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस और शर्तों का मतलब होता है कंडीशन। समझा? निबंधन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस और शर्तों का मतलब होता है कंडीशन। तो संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ, संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वे उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है। तो संसद ऐसे निबंधन मींस रेस्ट्रिक्शंस, शर्त मींस कंडीशंस, शर्त मींस कंडीशंस। ठीक है, शर्तों के साथ जिन्हें वे उचित समझे, जिन्हें वे उचित समझे, उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है, संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। चलो ठीक है भाई जी। देखो संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वे उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पता है क्या है? निबंधन एवं शर्त, यहाँ पर दो चीजें शामिल की गई हैं बेटा, निबंधन एवं शर्त। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन। और मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है? यहाँ पर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, उसका मैं कमेंट दिख रहा हूँ, ठीक है ना? अंकित कुमार है, अंकित कुमार मेरे प्यारे बच्चे जी, आर्यन कुमार है, अंकित और आर्यन कुमार ये दो बच्चे हैं। जी जी जी, ओके ठीक है जी 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 बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, अंकित और आर्यन ये दो बच्चे हैं बेटा। यहाँ पर बोला है आर्टिकल 2 में कि संसद पार्लियामेंट जो है, ठीक है, कुछ निबंधन एवं शर्तें, ठीक है, जो उस पर आरोपित है उनको फॉलो करते हुए, संसद कुछ निबंधन एवं शर्तें जो उस पर आरोपित है, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए, ठीक है, उनको ठीक है उनको फॉलो करते हुए, ठीक है, जिनको वे उचित समझे, ठीक है, दो चीजों का यहाँ पर बारे में बात की गई है कि वे संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है। तो देखो बेटा संसद, तो संसद के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस लागू हैं, संसद के ऊपर जो निबंधन एवं शर्तें लागू हैं, तो संसद उन निबंधन एवं शर्तों को, ठीक है, उनको यूज करते हुए मेरे बच्चे उनके अंतर्गत प्रशासित होते हुए संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है। यहाँ पर दो टर्म आए हैं, एक टर्म आया है संघ में नए राज्य का प्रवेश, ठीक है, एक टर्म आया है बेटा संघ में नए राज्य का प्रवेश, और दूसरा है स्थापना। ठीक है, संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना, यहाँ पर दो टर्म है, संघ में नए राज्य का प्रवेश
संघ में नए राज्य का प्रवेश, और दूसरा है कि भैया संघ में नए राज्य की स्थापना, संघ में नए राज्य की स्थापना, स्थापना, ठीक है बेटा। संघ में नए राज्य का प्रवेश, मैं आपसे पूछता हूँ संघ को प्रवेश किसका होगा? प्रवेश किसका होगा मुझे बताओ, जो पहले से स्थापित है। भाई जो राज्य पहले से स्थापित है उसका प्रवेश होगा, आगे बेटा बोलो, है कि नहीं? कि भाई जो पहले से स्थापित है उसका प्रवेश होगा। लेकिन जैसे सिक्किम, सिक्किम पहले से स्थापित था, तो सिक्किम को हमने क्या करवाया? प्रवेश करवाया, क्योंकि सिक्किम पहले से स्थापित था तो हमने उसका प्रवेश करवा दिया कि आओ भारत संघ में शामिल हो। नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना का मतलब ऐसे राज्य जो बेटा पहले से स्थापित नहीं है उनको स्थापित करने का अधिकार संसद को होगा। तो संसद को ये अधिकार है, इसको बेटा संसद को ये अधिकार है कि संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। लेकिन मैंने समझना, संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या फिर संसद बेटा संघ में नए राज्य की स्थापना कर सकती है, लेकिन जो संसद पर कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं, संसद के ऊपर जो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस आरोपित हैं उनका प्रयोग करते हुए, जो रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस आरोपित हैं उनका यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए वह संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना कर सकती है। कौन बचे? संसद। आइए बात समझ में, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि नए राज्यों के प्रवेश का मतलब क्या? नेक्स्ट अगले पेज में मैं लिखा देता हूँ, ठीक है भैया, कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब जो पहले से स्थापित राज्य है उनको भारत संघ में शामिल करना। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश क्या मतलब होता है भैया इसका? नए राज्यों का प्रवेश का तो पहले से स्थापित राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, पहले से स्थापित राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, शामिल करना, ठीक है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, तो जो पहले से राज्य स्थापित हैं, पहले से स्थापित राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, लेकिन इसी को कहते हैं संघ में नए राज्य का प्रवेश। जैसे कि सिक्किम बेटा, वो एग्जांपल सिक्किम, सिक्किम पहले से स्थापित था, है ना बच्चे? सिक्किम पहले से स्थापित था, सिक्किम को देखिए वहां पर बेटा राजतंत्र था, वहां पर राजा का शासन था और हमने इसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में भारत संघ में शामिल किया। जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पहले से स्थापित था, पहले से स्थापित था बच्चे, हमने भारत संघ में शामिल किया। लक्षद्वीप पहले से स्थापित था, हमने भारत संघ में शामिल किया मेरे प्यारे बच्चे। तो ये पहले से स्थापित थे, ठीक है, पहले से स्थापित थे तो हमने इनको भारत संघ में शामिल कर लिया। आप कीजिएगा, ये पहले से स्थापित थे मेरे प्यारे बाबू, तो हमने इनको भारत संघ में शामिल कर लिया। तो नए राज्यों का प्रवेश का मतलब ये होता है कि जो पहले से स्थापित हो, जो पहले से स्थापित राज्य हो उनको भारत संघ में शामिल करना, वो नए राज्यों का प्रवेश है। दूसरा आता है कि भाई नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, इसका मतलब क्या होगा बेटा? तो सीधे सीधे बुक में लिखा है, जब आप संविधान के ओरिजिनल को देखोगे वर्जन को, तो नए राज्यों की स्थापना का मतलब है एक्चुअली जो राज्य है ही नहीं, जो राज्य के अंतर्गत शामिल ही नहीं है, मतलब जो राज्य के अंतर्गत लिस्टेड ही नहीं है। जब हम ऐसे किसी राज्य के तौर पर, तो नए राज्यों की स्थापना का मतलब क्या होगा? राज्य के तौर पर स्थापित करते हैं। जब हम ऐसे क्षेत्रों को राज्य के तौर पर स्थापित करते हैं तो उसको बोलते हैं नए राज्यों की स्थापना। तो नए राज्यों की स्थापना का मतलब क्या होगा? राज्य के तौर पर, तौर पर किसी भी क्षेत्र को